हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाई एम्स यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। उसमें आज का जो वीडियो होगा वो मोस्ट प्रोबेबली कि हम एक वीडियो में कवर कर देंगे और आज का जो वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। ऑलरेडी हमने 4th पार्ट में कवर किया है इस चैप्टर को और उसमें हर एक टॉपिक को हमने बहुत अच्छे से, थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, नील बोहर मॉडल हो गया, या हाउ टू फाइंड तो ये सारे जो हैं वो हम क्या कर रहे हैं इस सीरीज में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है पहले के जो लेक्चर्स हैं, पहले के जो वीडियो है, तो ये आपको आई टैब का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप क्लिक करके सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन और देखते हैं कि बैलेंसी पहले होता क्या है और कैसे हम बैलेंसी को फाइंड करते हैं। तो आप जानते होंगे कि हर एलिमेंट्स के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर एलिमेंट्स का क्या होता है, उसमें शेल्स होते हैं और सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि एटम्स के अराउंड क्या होते हैं, शेल होते हैं, और शेल में बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो हमने पढ़ा था नील बोहर मॉडल में कि अगर सेल का जो है K, L, M, N, इनमें कौन कौन से शेल को हम क्या करेंगे, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपने देखा था कि K वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड N सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके अकॉर्डिंग आया था, ये किसके अकॉर्डिंग आया था, नील बोहर मॉडल जो था उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया था प्रीवियस लेक्चर में ही। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था। बट आगे क्या होता है कि हमें देखना है कि K, L, M, N में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट किए भी तो हमने उसके ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। एवरी एलिमेंट्स वांट टू फिल देयर ऑक्टेट। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो कितने इलेक्ट्रॉन को हमें गेन करना पड़ेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट इन द सेंस कि जितना उनके इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री है, जितने इलेक्ट्रॉन की लिमिटेशंस है, उतना इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में फिल होना चाहिए। अगर नहीं है तो कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, या कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम्स, देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट नोन एज वैलेंसी ऑफ द एटम्स। कहता है कि जो टेंडेंसी है गेन या लूज करने की इलेक्ट्रॉन, किसके लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी ऑफ द एटम। Atoms of elements having a completely filled outermost shell show little chemical activity। अब देखिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट्स और यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं कि हमारा क्या है, ये शेल है। कौन सा शेल है, K, L, M, N। तो अब देखेंगे एलिमेंट्स में, अगर मैं 1 से बात करती हूँ तो हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1। तो किसमें आ जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स। बट क्या है कि हम रूल करते हैं कि 2, 8 और 18 इस तरीके से हम फिल करेंगे वैलेंसी फाइंड करने के लिए 8 और 18 के रूल से। तो 1 में हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा, हाइड्रोजन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 में हमने भर दिया। अब आएगा हीलियम, हीलियम कितना होता है, 2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन किसमें, 2 रख सकते हैं क्योंकि अभी इसमें K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब हम बात करते हैं लिथियम का, तो लिथियम जैसे आएगा बेटा
2 इलेक्ट्रॉन तो K में रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, L में, क्योंकि नील बोहर मॉडल कहता है कि K में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करते हैं हम बेरिलियम की, तो बेरिलियम 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन 2 and 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 10 तक आराम से, 10 तक क्या, जब तक जहां तक आपको एलिमेंट्स याद है 20 तक आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बोरॉन 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 and 3। कार्बन 6 क्या हो जाएगा 2 and 4। नाइट्रोजन 7 क्या हो जाएगा 2 and 5। कार्बन 8 क्या हो जाएगा 2 and 6। कार्बन 8, उसके बाद में क्या आता है, सॉरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन। फिर क्या होता है, फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन, F9 तो 2 and 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद में नियॉन 10, 2 and 8 हो जाएगा। उसके बाद में सोडियम 11, 2 and 8। अब यहाँ पे देखना बेटा, जैसे ही आपका L शेल भर गया, L शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, M में चले जाएंगे 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ओके, K में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, L में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, M में कितने इलेक्ट्रॉन्स और N में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब हम बात आते हैं टर्म्स वैलेंसी पे कि व्हाट इज वैलेंसी, क्योंकि एट द लास्ट तो हमें पढ़ना है वैलेंसी। तो अब देखना बेटा कि वैलेंसी किसको बोलते हैं। इसके हाइड्रोजन की 1 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई 1। अगर इसी पे आते हैं हम 2, ओके, तो हीलियम जो है, हीलियम का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है हीलियम का, तो इसका क्या हो जाएगा वैलेंसी 0। उसको ना तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की नीड है और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने की नीड है। अब हम आते हैं लिथियम पे, तो लिथियम में देखना बेटा, इसको L सेल को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है हमें गेन करना क्या हो जाता है, मुश्किल। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, Li। वैसे ही अगर बेरिलियम की बात करें तो कितनी वैलेंसी हो जाएगी 2। अगर बोरॉन की बात करें कितनी वैलेंसी हो जाएगी 3। कार्बन की बात करें कितनी वैलेंसी हो जाएगी 4। नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना ज्यादा इजी है या इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ऑब्वियस सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। और अगर हम लूज कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, N की जो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो जाएगी, आज इट इज ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाएगा, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 हो जाएगा और नियॉन ऑक्टेट कंप्लीट है 2 8, तो ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट आते हैं हम सोडियम पे, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ओके, तो एक तरीके से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके क्या हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कहलाते हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग वेल, और आपने अच्छे से समझा होगा इसको कि हाउ टू फाइंड अ वैलेंसी। क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर वही जिसकी बात कर रहा है, जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर्स ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड एटम इज टर्म्ड द एटॉमिक नंबर, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर Z। तो आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट्स का और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर हम बात करते हैं सोडियम का, तो सोडियम में कितने एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 11 एटॉमिक नंबर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 11, और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 11। तो ये हमारा क्या हो गया
एटॉमिक नंबर। यहाँ पे देखना मास नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड एटम्स, कैसे इसको किसी भी एटम्स का मास नंबर कैसे निकालते हैं। तो मास नंबर निकालने के लिए मास नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो किसी भी एटम का मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को ऐड कर देंगे तो उस एटम का क्या निकल के आ जाएगा, मास निकल के आ जाएगा। यहाँ पे दिया भी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर रिप्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, सो द मास नंबर इज द टोटल ऑफ दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाते हैं। मैग्नीशियम दिया हुआ है, तो यहाँ पे मास दिया हुआ है 24, मास दिया हुआ है 24 और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 12। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, और मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स ये मैग्नीशियम होता है और कितना मास नंबर हो गया 24। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, इक्वल्स होते हैं। तो 12 प्रोटॉन्स हो गए तो कितना न्यूट्रॉन होगा, 12 ही न्यूट्रॉन होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटॉन्स के 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, मास। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 12 प्लस 12, मैग्नीशियम का मास कितना हो जाएगा 24 ग्राम। ओके, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट्स का मास नंबर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइसोटोप्स एंड आइसोबार। व्हाट इज आइसोटोप्स? एक याद रखेंगे तो एक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर आप याद रखते हैं आइसोटोप्स तो आइसोबार याद हो जाएगा, उसके जस्ट अपोजिट होता है। अगर आप आइसोबार याद रखते हैं तो आइसोटोप्स याद हो जाएगा। बस फर्स्ट है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होता है बेटा, जिसके मान लो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर होता है 12। तो कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के अलग अलग मास होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम है, यू कैन सी हियर एटॉमिक नंबर तो सेम है बट डिफरेंट देयर मासेज। तो ये जो मास अलग अलग होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं एक ही एलिमेंट्स के, दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि आइसोटोप आर डिफाइंड एज अ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मतलब एटॉमिक नंबर तो सबके क्या देख रहे हो आप, सेम देख रहे हो, बट डिफरेंट देयर मास इज कॉल्ड आइसोटोप्स। तो एक तो हो गया कार्बन का आइसोटोप्स और एक आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। किसका? हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। हाइड्रोजन का आइसोटोप्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही बता देते हैं। अगर आप बात करेंगे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, तो हाइड्रोजन का आपको पता है कि 1 होता है एटॉमिक नंबर, एक मास तो 1 हो जाएगा, दूसरा मास 2 हो जाएगा और तीसरा मास 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबके एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है बट डिफरेंट देयर मास इज ऑल्सो कॉल्ड अ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। इसके नाम होते हैं हाइड्रोनियम, प्रोटियम एंड ट्राइटियम। तो ये इसके आइसोटोप्स के नेम भी होते हैं। अब हमने पढ़ लिया आइसोटोप्स, आगे आते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं आइसोबार क्या होता है। तो आइसोबार क्या होता है बेटा, कि जिसके जस्ट अपोजिट बोल लो आप, आइसोबार को जस्ट अपोजिट बोल लो, किसके? आइसोटोप्स के। ये आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के मासेस को आप देख सकते हैं जो कि आइसोटोप्स में मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक का नाम है क्या, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये तो इन केस ऑफ किसके हो गए, आइसोटोप्स के, जो मैंने अभी आपको बताया है। ड्यूटेरियम, इसका नेम क्या है, ड्यूटेरियम, प्रोटियम और ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। नेक्स्ट है आइसोबार। क्या आइसोबार क्या होता है, तो हमने पढ़ा आइसोटोप्स जिसके सेम नंबर ऑफ क्या है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट देयर मासेस,
यहाँ पे उल्टा है, क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट इसके, सेम मास नंबर, क्या कैल्शियम ले लिया, सेम मास नंबर बट डिफरेंट देयर एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट देयर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे एग्जांपल है कैल्शियम ऑर्गन का, यू कैन सी हियर कि इसके जो एटॉमिक नंबर है डिफरेंट है बट उसके मास नंबर क्या है, सेम है। सो कैल्शियम एंड ऑर्गन बोथ हैव द सेम मास नंबर 14, दिस इज कॉल्ड आइसोबर। Atoms of different element with different atomic number which have the same mass number are known as isobar। तो आई होप आपको आइसोटोप्स, आइसोबार क्लियर हो गया होगा। एंड हमने आज पढ़ा है हाउ टू फाइंड अ वैलेंसी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अगर आप आगे चल के साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ये हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो अच्छे से पढ़े होंगे और समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज डू वन थिंग, डो नॉट फॉरगेट टू रेफर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का सीरीज। यस, फर्स्ट टाइम 9th क्लास की बायोलॉजी सीरीज आएगा जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हाई एम्स को सपोर्ट करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।